नमस्कार प्रिय साथियों। हम शादी विवाह में आ रही समस्याओं के विषय में चर्चा कर रहे थे। पिछले अंक में हमने सामाजिक समस्याओं पर और व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा की है। आज हम तीसरे भाग में शादी विवाह के विषय में आ रही समस्याओं कि ज्योतिषीय कारण पर चर्चा कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। हो सकता है आप ज्योतिष मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो आपकी मर्जी है, किंतु हम ज्योतिष के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले मैं ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद जी, पाराशर, भृगु इत्यादि सभी महान ऋषियों को प्रणाम करते हैं। और इस ज्योतिष की पहली प्रेरणा हमें अपने बाबा श्री स्वर्गीय बालक राम दुबे जी से मिली थी, उनको नमस्कार करते हैं। उसके बाद 2011 में हमें ज्योतिष शास्त्र को प्रमाणिक तौर पर सिखाने का श्रेय सूबेदार मेजर आरटी ए.के. शर्मा जी को है। तो हम अपने गुरुदेव श्री ए.के. शर्मा जी को भी प्रणाम करते हुए, सरस्वती जी को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए और गणेश जी का ध्यान करते हुए इस महान ज्योतिष शास्त्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसके विषय में आप सबको मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कि एक इंसान का, एक व्यक्ति का जो जीवन है वह पूर्ण होता है, उसमें ईश्वर कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। कोई भी शास्त्र, कोई भी विद्या, कोई भी ग्रंथ और किसी भी प्रकार की चीज़ें उसको हेल्प करने के लिए होती हैं, लेकिन उसके जीवन में पूर्णता तो ईश्वर स्वयं भर देता है। इसलिए आपको ज्योतिष शास्त्र से मदद लेनी है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के सहारे नहीं होना है, उधर झुकना नहीं है। एक काउंसलर होने के नाते मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो शास्त्र के तौर पर प्रमाणिक है। दूसरा, आज जब भी शादी विवाह करना होता है तो सभी लोग पंडित जी के पास जाते हैं कि हमारे लड़की की, हमारे लड़के का शादी विचार करो। जब आप ज्योतिष मानते नहीं हैं तो आप शादी विचार क्यों कराते हैं? अगर आप ज्योतिष को मानते हैं तो प्रॉपरली उस कार्य को करिए, और अगर आप नहीं मानते हैं तो विचार मत कराइए। ये इस तरह का विचार जो होता है वह पूरी तरह से ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से निराधार है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र उस समय को ही प्रमाणिक मानता है जिस समय किसी व्यक्ति की का जन्म हुआ है, जिस डेट में, जिस टाइम में, जिस जगह पर, उसके आधार पर नक्षत्र, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और उस नक्षत्र के किस चरण में हुआ है, उसके आधार पर उसके नाम अक्षर का निर्धारण होता है, जिसे राशि का नाम कहते हैं। और उन नक्षत्रों के आधार पर ही विवाह का विचार किया जाता है और कुंडली मिलान किया जाता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग कुंडली नहीं बनाते हैं। अगर आप कुंडली नहीं बना सकते हैं, आप उस टाइम को नोट करके लेमिनेशन करा के रखिए। लेकिन जब शादी करना होता है या कोई समस्या आनी होती है तब लोग बोलते हैं हमें टाइम याद नहीं है या हमने कुंडली नहीं बनवाई। जबकि कुंडली बनाने में 1 महीने की फीस से भी कम खर्चा लगता है, लेकिन लोग नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के कार्यों में हैं तो आप जरूर कुंडली बनवाइए, और अपने बच्चे की नहीं बना सकते हैं तो उसकी डेट, टाइम, बर्थ को लिखकर एक पेपर में लेमिनेशन करा के रखिए, जिससे भविष्य में उसके जीवन में कोई समस्या आए तो वह उसका निराकरण कर सके। अभी हम चलते हैं ज्योतिषीय विश्लेषण के ऊपर। हम ज्योतिष के कुंडली पर चर्चा करें उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 12 वर्षों से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूं, और ये हमारी बुकें हैं। इन सारी बुकों का, ज्योतिष की ये सारी बुकों का हमने अध्ययन किया है। ये हमारे रजिस्टर हैं जिसमें हमने कोर्स किए हैं ज्योतिष और वास्तु के। ये वास्तु की बुकें हैं, ये ज्योतिष की हैं। ये भी ज्योतिष की हैं जिसमें लग्न की, 12 लग्नों की और नवग्रहों की अलग अलग बुक है। लाल किताब है, फलदीप का, और बहुत सारे ग्रंथ हैं। उसके बाद में ये हमारी डिग्री है, ये एक न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र का है, और ये है वास्तु का, और ये है ज्योतिष का, भृगुनंदी नाड़ी का। तो इस तरह हमने ये कोर्स किया, इसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक लग्न चक्र है और इस सिंह लग्न का लग्न चक्र बना हुआ है। तो अब कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं ज्योतिष के अंदर कि
जब विवाह विलंब होता है या वैवाहिक जीवन में या विवाह में समस्याएं होती हैं, सबसे पहला इसके अंदर जो गिनती की जाती है, यहाँ से की जाती है बाएं साइड में, ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह के 12 भाव यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। अब जब ये 7वां भाव है तो इसमें लिखा हुआ है कि जब सप्तन का स्वामी 6, 8 और 12 में हो। आज सर अगर इस सप्तम भाव ये है, इसका स्वामी, जैसे यहाँ पर इसका स्वामी शनि होगा। अब शनि अगर 6 और 8 और 12 में बैठ जाता है, शनि यहाँ बैठ जाता है, यहाँ बैठ जाता है या यहाँ बैठ जाता है, तो वैवाहिक विलंब होगा। उसी तरह अगर दूसरा लग्न होगा, मान लिया यहाँ पर 2 अक्षर लिखा हुआ है तो वो शुक्र होगा। अब शुक्र अगर इन 6, 8, 12 में बैठता है तो विवाह विलंब होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब इन 6, 8, 12 इनके और इनके स्वामी, इन भावों के स्वामी, जैसे इसका स्वामी चंद्रमा होगा, इसका स्वामी बृहस्पति होगा। अब अगर यहाँ पर चंद्रमा या बृहस्पति यहाँ पर आके बैठ जाता है तो वैवाहिक विलंब होगा या विवाह में समस्याएं आएंगी। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कि 2, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल आदि क्रूर ग्रह हो और शुभ ग्रह ना हो। दूसरा घर ये है, ये कुटुंब का, परिवार का घर माना जाता है। चौथा ये हमारा मकान, भवन, वाहन का घर है। और 7वां ये पत्नी का घर होता है। और 8वां ये कष्टों का घर होता है। और 12वां ये व्यय भाव है, लेकिन ये बिस्तर का घर माना जाता है। इससे यहाँ पर जो शयन सुख है, शैया सुख इससे कहा जाता है 12वें भाव से। तो जब ये 2, 4, 7, 8 और 12 भावों में मंगल बैठ जाता है तो वह कुंडली मंगली हो जाती है। और मंगल के अलावा और भी क्रूर ग्रह जैसे शनि और राहु और केतु बैठ जाते हैं तो भी वैवाहिक विलंब होता है और वैवाहिक कष्ट आते हैं, उसकी शांति करना पड़ता है। अगली कंडीशन आप देख रहे हैं तीसरी, कि जब गुरु जब शनि या मंगल की राशि में बैठ जाए। गुरु, शनि और मंगल की राशि कौन सी होती है? 1 और 8 मंगल की है, 10 और 11 शनि है। तो जब इन राशियों में गुरु बैठ हो जाता है तो भी विवाह में विलंब करता है। अगला आप देखें कि जब सप्तमेश बुध की राशि या बुध के साथ हो। सप्तमेश मान लिया ये है, यहाँ पर शनि है। अब शनि अगर बुध के साथ बैठ गया या बुध की राशि 3 और 6 में बैठ गया, यहाँ या यहाँ, तो भी विवाह विलंब होगा। अगला है कि लग्न में राहु केतु हूँ। लग्न ये होता है, तो जब यहाँ पर लग्न में राहु होगा तो 7वें में केतु होगा। अगर 7वें में केतु है तो लग्न में राहु होगा। तो जब ये दोनों इस स्थिति में होते हैं तो कुछ न कुछ वैवाहिक विलंब होता है। नेक्स्ट है कि लड़के में शुक्र और लड़की में गुरु मंगल खराब होना। आप ये देख रहे हैं, ये लड़के में शुक्र और लड़की में गुरु मंगल खराब होना। क्यों? कि लड़के में जो शुक्र होता है, शुक्र पत्नी का कारक है। जब जो शुक्र खराब हो जाता है तो वैवाहिक समस्याएं और वैवाहिक विलंब होता है। उसी तरह पत्नी के लिए, लड़की के लिए गुरु और मंगल महत्वपूर्ण है। कुछ लोग गुरु को पति का कारक मानते हैं और कुछ लोग मंगल। तो जब भी गुरु और मंगल खराब होता है तो वैवाहिक विलंब होता है। इसके अलावा वृष लग्न कौन सा होता है? वृष दूसरा। अगर ये वृष लग्न, अगर 2 यहाँ पर लिखा हो, लग्न में आ जाए, तो वृष लग्न वाली कुंडली में थोड़ा सा वैवाहिक समस्याएं आती हैं। इसके अलावा अगर अंक शास्त्र की बात की जाए तो अंक शास्त्र के अनुसार 24, 27 और 29 तारीख को जिनका जन्म होता है उन्हें थोड़ा बहुत वैवाहिक समस्याएं या वैवाहिक विलंब का सामना करना पड़ता है। अभी आपको हम एक प्रैक्टिकल कुंडली दिखाते हैं कि जैसे आप सामने कुंडली देख रहे हैं, ये धनु लग्न की कुंडली है और जिस बच्चे की है, जिस व्यक्ति की है, उसकी जन्म तिथि 4/11/1979 है, 10:25 पर, और वेस्ट मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल का बर्थ है इसका। इसको आप नेट पर डाल के चेक कर सकते हैं। तो ये धनु लग्न की कुंडली है। अब धनु लग्न में इस बंदे को मैं 12 सालों से जानता हूं और यह सर्विस में था, अभी रिटायर हो गया। और इसको मैं खुद बोलता रहता था कि आप शादी करिए, बोलता मैं गुरुजी करूँगा, लेकिन इसने पेंशन चला गया लेकिन शादी नहीं की और उसके बाद भी अभी तक इसने शादी नहीं हो पाई है इसकी।
अब इसकी कुंडली में हम देखते हैं कि कौन कौन से वैवाहिक विलंब के या विवाह ना होने के कौन कौन से कारण हैं। आप देखते हैं जैसे इसमें हमने बताया था कि जब सप्तम का स्वामी 6, 8, 12 में हो, तो इसका सप्तमेश 3 नंबर की राशि है, इसका स्वामी बुध है और बुध 12 में गया है, ये 12 में बैठा हुआ है, आप 12वें भाव में, और बुध वहाँ पर बैठा है। दूसरा वहाँ शत्रु क्षेत्री है, मंगल और बुध शत्रु होते हैं, तो वो शत्रु के साथ बैठा हुआ है। तो एक तो 12 में है, दूसरा शत्रु क्षेत्री है। तीसरा अगला कारण कि मैंने ये बताया था कि 2, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल आदि क्रूर ग्रह हों, तो इसके 8वें भाव में मंगल बैठा हुआ है और मंगल क्रूर ग्रह है, और यहाँ पर होने से जातक मंगली हो जाता है। तो एक तो मंगली है, दूसरा बुध 12वें है जो सप्तमेश है, तीसरा सूर्य इनका नीच का है, और यहाँ पर जो बुध बैठा हुआ है तो बुध 12वें भाव में लाल किताब के अनुसार नीच का माना जाता है। तो वहाँ यहाँ पर बुध पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। एक तो शत्रु क्षेत्री है, दूसरा नीच का है, तीसरा 12वें स्थान में है, इसलिए इसका विवाह जो है नहीं हो पाया। उधर मंगल भी है, गुरु के साथ भी राहु बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से ये वैवाहिक समस्याएं हैं। दूसरी कुंडली आप देख रहे हैं जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और ये बंदा इसकी जो जन्म तिथि है 3/9/1991 12:05 पर कोलकाता में इसका जन्म हुआ है। अब आप इसमें देखें, इसकी भी अभी तक शादी नहीं हो पाई, कई बार शादी करने के तय होने के बाद भी शादी टूट गई, और यह व्यक्ति शादी के लिए बहुत परेशान है, पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही। तो अब हम देखते हैं कि इनके कुंडली में ऐसे कौन से कारण हैं जो शादी के लिए व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। वही सबसे पहला कारण कि इनका सप्तमेश, यहाँ सप्तम में 2 लिखा है, तो 2 का स्वामी शुक्र होता है, वृष लग्न। अब शुक्र कहाँ गया, तो शुक्र यहाँ पर बुध के साथ बैठा हुआ है। जो आपने इसमें देखा है कि सप्तमेश बुध की राशि या बुध के साथ हो, तो यहाँ पर सप्तमेश बुध के साथ में बैठ गया है। दूसरा शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर शत्रु क्षेत्री है, तो इसलिए इसका जो वैवाहिक विलंब हो रहा है। दूसरा 8वें स्थान में मैंने ये बताया था कि ये 2, 4, 7, 8, 12 भावों में जब क्रूर ग्रह बैठे, तो 2 में इसका राहु बैठा हुआ है और 8 में केतु बैठा हुआ है, तो ये दोनों क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं जो भी इसकी वैवाहिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और दूसरा ये शत्रु क्षेत्री है शुक्र। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषीय कारण हैं, और ये हमारे इष्ट देव हैं। हम इष्ट देव से कृपा करते हैं कि आप सबकी वैवाहिक लाइफ अच्छी हो, उनका दर्शन करिए। इस प्रकार से आपके बेटे बेटियों के आप इससे समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ एक्चुअल में केवल ज्योतिष की बात नहीं, आपको एक्चुअल ग्राउंड में देखना है, और कि हाँ आपको इस तरह की अगर समस्याएं आ रही कि बार बार शादी टूट रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो उसका आप समझें और उपाय करें, उससे आपके शादी होने में अच्छी होगी। तो इसी के साथ आज के इस अंक को हम संपन्न करते हैं। अब अगले अंक में हम फिर वास्तु संबंधित समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।